सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? देखिए, जैसा कि हम लोग इससे पहले डिस्कस कर ही रहे थे कि जेई मेन का हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। तो जेई मेन के प्रैक्टिस सेशन को ही अभी कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो लास्ट लेक्चर जो मेरा हुआ था बच्चों जेई मेन प्रैक्टिस के लिए, वो हुआ था ईएमआई पे क्वेश्चंस किए थे हम लोग। और ईएमआई पे करीब 8-10 क्वेश्चन किए थे बच्चा लोग। उसी ईएमआई को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि मैं लगभग हर चैप्टर पे 20-20 क्वेश्चंस कर रहा हूं। तो अभी हम उसी ईएमआई को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चंस में पहले क्या करता था बच्चों, देखा नहीं होता था, बिना देखे सॉल्व करता था, लेकिन आज मैंने क्वेश्चंस को देखे हैं। क्वेश्चन आज के क्लास में ध्यान रहे टफ मिलेंगे आपको ना। तो टफ क्वेश्चंस है, रिलेटिवली टफ क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, फोकस करते हैं। देखो बच्चा लोग, पहला क्वेश्चन है आज का, वो है आपका, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, देख ले सकते हैं आप सब लोग, आपके सामने है। अगर आप चाहें तो वीडियो देखते समय बच्चों पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं होगा तो मैं सॉल्यूशन तो कर ही रहा हूं। यहाँ पर फोकस करिएगा सब लोग, देखिए। तो क्वेश्चन है बेटा, टू masses m and 2m are connected two ends of a massless rigid rod of length L, जैसा डायग्राम में दिखा है। m/2 और m और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है L। एक रॉड से कनेक्टेड है और ये जो रॉड है, ध्यान रखिए, जिस रॉड से कनेक्टेड है ये रॉड लाइट है, मासलेस है, मासलेस रॉड है। The rod is suspended by the thin wire by toroidal constant K at its center of mass. ये जो रस्सी है, इस रस्सी से रॉड को कनेक्ट किया गया है, लेकिन कहाँ कनेक्ट किया गया है? उसके सेंटर ऑफ मास पे। कहाँ पे बच्चों? सेंटर ऑफ मास पे कनेक्ट किया गया है। फिर कह रहा है बिकॉज ऑफ टोरिजिनल कांस्टेंट के द रिस्टोरिंग टॉर्क के थीटा। जैसे आप इसे बच्चों, इस डंबल को मान, डंबल ही ऐसे दिख रहा है, ऐसे रोटेट करेंगे, फिर ये जो ऊपर वाली रस्सी है जैसे रोटेट करेंगे ऊपर वाली रस्सी ट्विस्ट होगी। क्या होगी? ट्विस्ट। छोड़ेंगे ऊपर वाली रस्सी वापस ला देगा, तो ट्विस्टिंग टॉर्क लगता है, या उसी को हम टोरिजिनल टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं, जो जिसकी वैल्यू है k इंटू थीटा। जितना ज्यादा रोटेट करेंगे टॉर्क उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रोटेट करेंगे टॉर्क उतना ज्यादा होगा। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जितना ज्यादा हमने रोटेट किया। कह रहा इफ द रॉड इज रोटेटेड बाई थीटा नॉट एंड रिलीज्ड, अगर थीटा नॉट रोटेट करके छोड़ दिया जाए ना, released, then tension when it passes through the mean position will be, जैसे आपने कहा ऐसा ऐसे टिल्ट करके छोड़ देंगे तो तेजी से वापस आएगा। जब अपने मीन पोजीशन पे आएगा उस समय कितना टेंशन होगा रॉड में, ये क्वेश्चन ने पूछा है। कितना टेंशन होगा रॉड में, ये क्वेश्चन ने पूछा है। अच्छा बच्चों, जैसे हमने कहा ऐसे थीटा नॉट टिल्ट करके जब छोड़ेंगे वापस आएगा वापस, तो जानते हैं जो ट्विस्टिंग टॉर्क है वर्क करेगा, वही वर्क इसके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा सिस्टम के पास, जो उसका वर्क होगा उस ट्विस्टिंग टॉर्क का। तो बच्चों पहला लाइन तो देखिए, हम लोग बात करें वर्क डन बाय द ट्विस्टिंग टॉर्क, तो टॉर्क का जो वर्क डन होता है टॉर्क डॉट डी थीटा होता है बच्चों। और इंटीग्रेशन टॉर्क की वैल्यू अगर के थीटा है, के थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। ध्यान रहे बच्चों, ये जो वर्क होगा इतना ही जो वर्क हो रहा है, ध्यान रहे। अगर हम बात करें शुरू में थीटा नॉट एंगल था, बाद में एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0। सो जो वर्क आएगा उसकी वजह से, टॉर्क की वजह से वो आएगा के थीटा का स्क्वायर अपॉन 2, 0 से, सॉरी, थीटा नॉट से 0, यहां से आएगा माइनस ऑफ हाफ के थीटा नॉट का स्क्वायर। सो एनर्जी जो स्टोर हो जाएगा सिस्टम में वो आ जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द टॉर्क या ट्विस्टिंग टॉर्क कह सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के थीटा नॉट का स्क्वायर। इतनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है सिस्टम में। जब मीन पोजीशन पे आएगा तब ध्यान रहे इस रस्सी में कोई ट्विस्ट नहीं होगा, सारी एनर्जी इन दोनों के काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी। इतना तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। एक चीज और, एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चा लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो मान लो इस पोजीशन से सेंटर ऑफ मास r1 दूरी पर है,
r1 दूरी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास यूज करो, है ना। तो यहां लिखा हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबको मालूम है बच्चों, दो मास सिस्टम में सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहते हैं, टू मास सिस्टम में क्या निकालना चाहते हैं, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो जिस मास से सेंटर मास का डिस्टेंस निकालेंगे वो डिस्टेंस इक्वल टू सेकेंड मास इंटू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। वी कैन से दैट दिस r1 वी कैन राइट हियर r1 इक्वल्स टू, लिखा हमने m इंटू एल डिवाइडेड बाई m प्लस m बाई टू, एंड दैट इज ml डिवाइडेड बाई 3m बाई टू, दैट इज 2l बाई 3। कितना आया 2l, मतलब इधर से r1 ये 2l बाई 3 हो गया, तो कैलकुलेशन के हिसाब से इधर से कितना हो जाएगा l बाई 3। अब लगा देते हैं हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए तो हमने लिखा, देखिए चलो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ऐसा लिख दिया बच्चों, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वही एनर्जी कंजर्वेशन कह सकते हैं, फ्रॉम दैट। तो बताइए कि जितनी एनर्जी है इसके पास हाफ के, वही सेम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, वर्क नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली ऐसे बात किया, वो सब एनर्जी इसके पास आ जाएगा। और उस समय सेंटर मास के अबाउट प्योर रोटेशन होगा, तो लिखेंगे हाफ पहले मास के लिए I1 ओमेगा स्क्वायर प्लस दूसरे मास के लिए I2 ओमेगा स्क्वायर। पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया, I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसा। सो हाफ के थीटा नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ I1। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बच्चों, ml स्क्वायर बाई 3, मतलब ml स्क्वायर बाई 9, l बाई 3 होल स्क्वायर था। और इस वाले का क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा बच्चों m l स्क्वायर m बाई 2 है, सॉरी m बाई 2, l की जगह 2l बाई 3 का स्क्वायर है, ये हो गया। सो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करते रहे, इसको आगे बढ़ा रहा हूं, देखो ये बच्चों यहां पे लिख रहा हूं मैं, अगर उसी को सॉल्व करूं मैं, तो यहां लिखा हमने हाफ के थीटा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ, यहां पे देखो कितना आ रहा है बच्चों, तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो यहां से आंसर आएगा, इसे सॉल्व किया जाए तो ml स्क्वायर, यहाँ पे देखो 9 आएगा, 9 18 हो, 9 8, अच्छा ये कट जाएगा 9, 2 ml स्क्वायर बाई 9 ऐसा हो रहा है। देखो आंसर आएगा हाफ ml स्क्वायर बाई 9 प्लस 2 ml स्क्वायर बाई 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आया है। देखिए इस इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा इससे, या अगर इसे फर्दर भी सॉल्व करना तो फर्दर भी सॉल्व कर लो बच्चों। कितना आएगा बच्चा लोग, देखो हाफ के थीटा नॉट का स्क्वायर, इनको सम करो, देखो सम करो, ये 9 है, सॉरी 9 3 हो जाएगा, यहाँ देखो 3 हो जाएगा, देख लीजिए 3 और ये कट जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहां से आएगा ml स्क्वायर बाई 6, ml स्क्वायर बाई 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन बन गया एक। टेंशन कैसे निकालेंगे, जब ये रोटेट कर रहे होंगे, जिस समय सबसे ज्यादा स्पीड में होंगे, तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, और ये जो लगने वाला टेंशन है वो बैलेंस हो जाएगा। सो t की वैल्यू हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर r, r बोले तो l बाई 3। m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालो बच्चों, तो कितना आ जाएगा जरा देखो, आएगा l बाई 3 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 6 के थीटा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल स्क्वायर है, तो ध्यान रहे 6 तो ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे एल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में आएगा बच्चा क्या, अपॉन में एल स्क्वायर, ये आएगा देखिए एल बाई 3 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करके देखो, ये कट जाएगा, एक एल कट जाएगा, आंसर आएगा यहां से के थीटा नॉट का स्क्वायर अपॉन एल, के थीटा नॉट का स्क्वायर अपॉन एल ऑप्शन है, हाँ यस, इट इज इन द ऑप्शन नंबर 3, इट इज इन द ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन लेकिन बेहतरीन है बच्चों, एक एक स्टेप मैंने जैसे जैसे किया है, एक बार आप देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए बच्चा, इधर से स्टार्ट करके फिर इधर गए हुए हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट कर सकते हैं वीडियोस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखा है कि ये पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट दिस, एक पावर ट्रांसमिशन लाइन है जिसका इनपुट पावर ये रहा 2300 वोल्ट,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 4000। आउटपुट पावर डिलीवरी, अच्छा आउटपुट वोल्टेज है 230 वोल्ट। करंट इन द प्राइमरी ट्रांसफार्मर इज 5 एम्पियर। प्राइमरी ट्रांसफार्मर में, सॉरी प्राइमरी जो सेक्शन है प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 5 एम्पियर। प्राइमरी सेक्शन में 5 एम्पियर करंट है। अच्छा एफिशिएंसी कितना दे रखा है 90%। आउटपुट करंट पूछा है, ए बच्चा आउटपुट करंट पूछा है, तो जरा बताओ इनपुट पावर होगा V इनपुट इंटू आई इनपुट एंड आउटपुट पावर होगा V आउटपुट इंटू आई आउटपुट। सो इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर का, जैसे आउटपुट पावर सॉरी, जो आउटपुट पावर है वो इनपुट पावर का 90% है, ऐसा है। वैल्यू पुट करो 230 इंटू आई आउटपुट इज इक्वल टू 2300 मल्टीप्लाइड बाई करंट कितना दे रखा है 5 इंटू 90 बाई 100। सो इससे कट करेंगे 10 आ जाएगा, 10 0 0 कट जाएगा 45। आई जो सेकेंडरी कॉइल होंगे उसमें जो करंट आएगा वो आएगा 45 एम्पियर। ये आंसर आ रहा है, ये आंसर 45 एम्पियर। ऑप्शन, हाँ यस ऑप्शन भी है बच्चों, ऑप्शन भी है। तो 45 एम्पियर आ रहा है यहाँ पर, 90% अगर एफिशिएंसी है। अच्छा हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स का देखिए जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी, सीधा इनपुट पावर आउटपुट पावर वाला लगा के हमने सॉल्व कर लिया। मतलब कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है। ओके नेक्स्ट, ये देखो बच्चों दिस क्वेश्चन, देयर आर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ द सेम लेंथ। यहाँ पर दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड है जो इनका लेंथ कितना है सेम है। इन द इनर एंड आउटर रेडाई, मतलब अंदर वाला रेडियस कम है, एक है R1 और जो आउटर रेडाई है वो है, उसका रेडियस मान लीजिए क्या है बच्चों R2 है ना। ऐसे ऐसे दो ये लॉन्ग सोलेनॉइड है ना। एक अंदर का रेडियस हो गया, एक बाहर का। अंदर वाले का रेडियस है R1 एंड बाहर वाले का रेडियस है R2, ऐसा। द नंबर ऑफ टर्न्स, अंदर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स है N1, बाहर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स है N2। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान रहे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है बच्चों ना। द रेशियो ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ध्यान रहे कोएक्सियल कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स इनटू स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया या कॉमन एरिया जो होता है पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। ये नंबर ऑफ टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ नहीं है। एक काम करते हैं, एक और L मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लो बच्चों, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, दिस इज इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। सो फाइनली इट इज म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R1 का स्क्वायर इंटू L। दिस इज इक्वेशन नंबर, सॉरी इन दोनों को डिवाइड कर दिया। रेशियो पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन सेल्फ इंडक्टेंस, डिवाइड देम। ये डिवाइड करेंगे सब कट जाएगा बच्चा, बस नंबर ऑफ जो टर्न्स है ध्यान रहे ये R1 है, नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर N1 है, ये यहां पर हो जाएगा N1 N2 अपॉन N1 का स्क्वायर। फाइनली इट इज N2 अपॉन N1, इट इज N2 अपॉन N1। ये आंसर आ रहा है, देखिए सिंपल आंसर है 4। देयर बाकी सारे कट गए, भले सब क्वेश्चन में गिवन है बट वो सारे कट जा रहे हैं। जो बच रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो आंसर आ रहा है N2 अपॉन N1। क्या आंसर आया N2 अपॉन N1। देख लीजिए मैंने सॉल्व कर रखा है, खाली फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, देन वी गेट द आंसर। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों ये क्या है, लिखा है कि थिन स्ट्रिप, एक थिन स्ट्रिप है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ऑन अ यू शेप्ड वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ये यू शेप वायर है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इट इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है
0.5 न्यूटन पर मीटर एंड असेंबली इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर दिया है वो 0.1 टेस्ला है। इफ द स्ट्रिप इज पुल्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम ना पोजीशन, स्ट्रिप को इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींच के छोड़ दिया जाता है। खींच के छोड़ेंगे तो क्या करेगा, ऑक्सीलेशन परफॉर्म करेगा, ऑब्वियस सी बात है। इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस बाय फैक्टर ई, इसका एम्पलीट्यूड ई फैक्टर से डिक्रीज अगर कर जाता है, इज एन अच्छा नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, एन ऑक्सीलेशन जब कर लेता है, एन ऑक्सीलेशन बाद उसका एम्पलीट्यूड ई फैक्टर से डिक्रीज हो जाता है, ई फैक्टर से डिक्रीज हो जाता है। जो स्ट्रिप है उसका मास दिया हुआ है 50 ग्राम, 50 ग्राम दिया हुआ है बच्चों, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस स्ट्रिप का, रेजिस्टेंस है 10 ओम। एयर ड्रैग नहीं हो रहा है तो एन का वैल्यू बताओ। थोड़ा टफ हो गया ये ना, एन का वैल्यू एक्चुअल में टफ इसलिए हुआ ना बच्चों कि जब ये ऑक्सीलेट करता है ना, जैसे ऑक्सीलेट करेगा ईएमएफ आएगा, करंट आएगा। जब करंट आएगा तो करंट इस वायर पे करंट जैसे आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स खुद इस मोशन का अपोज करता है। इसका मतलब है ये जितना तेज ऑक्सीलेट करेगा एक रेजिस्टिव फोर्स आएगा जो उतना तेज इसको अपोज करेगा। मतलब कुल मिला के अगर हम अच्छे सोचे तो ये समझ में आता है कि ये क्वेश्चन डैम्ड ऑक्सीलेशन का है। किसका? डैम्ड ऑक्सीलेशन। ध्यान रहे, वैसे जल्दी हम लोग ये पढ़ते नहीं है ना, ये डैम्ड ऑक्सीलेशन का क्वेश्चन है, ये हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं बच्चों, है ना। चलो कोई बात नहीं, डैम्ड ऑक्सीलेशन है, ये डैम्ड ऑक्सीलेशन है। डैम्ड ऑक्सीलेशन में बच्चों ये बेसिक में जो चीज समझा रहा हूं सुन लीजिए, ये पढ़ाया जाता है कि जो नेट फोर्स होगा हमारा, नेट फोर्स जिसे हम लोग बोल सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ के एक्स। सिर्फ इतना रहेगा तो ऑक्सीलेशन है, आइडियल वाला केस, माइनस ऑफ बी इंटू वी। वी जितना ज्यादा वेलोसिटी होता है रेजिस्टिव फोर्स उतना ज्यादा होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ के एक्स माइनस बी डी एक्स अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू द एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। सो ये रिलेशन हम लोग यूज कर लेते हैं बच्चों ऐसा ना डैम्ड ऑक्सीलेशन में। और उस केस में, इस डैम्ड ऑक्सीलेशन के केस में जो एम्पलीट्यूड आता है, जो मेरे को याद है मैं बता देता हूं, वो आता है ए नॉट। ए नॉट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ई पावर माइनस बी अपॉन 2m इंटू टी, ऐसा। बी जहां पर डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं जी, बी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं ना। ये इससे इस तरह से एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज करती है टाइम के साथ, डिक्रीज करती है जैसा हमने यहां पर लिखा है। ओके, एंड जो ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो आता है रूट ओवर के बाय एम। सिर्फ यही रहेगा तो ध्यान रहे, ये अगर सिर्फ यही नंबर अगर हम लोग लिख दें तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, बट ये डैम्ड है इसलिए माइनस ऑफ बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर, ये होता है फ्रीक्वेंसी ना, ये होता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो ये चीजें डैम्ड ऑक्सीलेशन में होता है, हमें पता होना चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, अदरवाइज हम कर ही नहीं पाएंगे बच्चों इस क्वेश्चन को डील। तो हमें इस क्वेश्चन को डील करने के लिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं कहानी को, देखिए बच्चों। अगर हम इन्हें डील करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बोली बात ध्यान सुनिए। सबसे पहले तो बोले कि हम लोग जैसे खींचेंगे तो एक के एक्स फोर्स लगेगा, और करंट आएगा तो के एक्स के डायरेक्शन में एक और फोर्स काम करेगा, दो फोर्स काम करेगा। तो मतलब इस केस में अगर हम नेट फोर्स निके, है ना, नेट फोर्स बोले तो मास इंटू डी टू एक्स, क्योंकि यहां पर भी पोजिशन हो रहा है, इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस ऑफ के एक्स स्प्रिंग की वजह से हो गया, एंड माइनस ऑफ आई एल बी साइन थीटा, साइन 90 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर, आई एल बी यहां पर हो गया ये वाला फोर्स। अच्छा, आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? आई की वैल्यू तो ई होता है बी एल वी, किसी समय मान लो वेलोसिटी वी है तो बी एल वी, सो आई की वैल्यू हो जाएगी बी एल वी डिवाइडेड बाई आर। सो वी कैन राइट हियर इट इज माइनस ऑफ के एक्स आई की जगह हमने क्या लिखा? बी एल वी, तो बी और बी दो बार है, एल दो बार है, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। वी की जगह लिख दो डी एक्स अपॉन डी टी, ताकि ऊपर वाले के साथ कंपेयर कर सकें। तो ये हमारा हो गया नेट फोर्स डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये देखो बच्चों,
ऐसा इसलिए लिया ताकि ऊपर वाले के साथ कंपेयर कर सके। अच्छा बताओ, अब ये वाला और ये वाला एक्सप्रेशन लगभग सेम है। डैम्पिंग कांस्टेंट यहां पर बी लेते हैं, लेकिन यहां पर डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होगा बोलिए, एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर, ये होगा हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट इन दिस केस हियर, ऐसा। सो अब बताओ मेरे बच्चों, अगर हम लोग यहां पर देखें, देखिए क्वेश्चन को आप प्रोसीड कर रहा हूं मैं, बी की जगह अब हम लोग इस केस में अगर एम्पलीट्यूड का बात करें, इस केस में इन दिस केस एम्पलीट्यूड का बात करें, सो एम्पलीट्यूड बिकम हियर ए नॉट ई का पावर माइनस, इस बी की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू डाल दिया, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2mr इंटू टी, ऐसा लाइक दिस, ऐसा लिखा हमने। बी की जगह देखो, ये बी जो था बी रिप्लेस कर दिया इस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर से, रिप्लेस कर दिया यहां पर। ओके अच्छा बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड कितना टाइम्स हो जाए, 1 बाई ई फैक्टर से डिक्रीज करता है, मींस यहां पर हो जाएगा एम्पलीट्यूड ई इंटू ई पावर, देखा ए नॉट ई पावर माइनस 1, ए नॉट बाई ई हो गया, एंड दैट इज ए नॉट ई का पावर माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी, ऐसे लिख दिया मैंने बच्चों। इससे पता चलता है कि ये जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो इसे हम 1 के बराबर लिख दें, है ना। क्वेश्चन आई थिंक सो समझ में आ ही गया होगा, मैं इसी क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखो आंसर। अब तो मैंने लिखा बच्चों कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2mr इंटू टी इक्वल्स टू 1, ऐसे ले लेंगे। तो यहां से t की वैल्यू निकालो, आएगा 2mr डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, सारी वैल्यू गिवन है, देखो यहां पर मास बी एल एम सब दिया, एल भी दिया हुआ है, एल का वैल्यू है यहां पर 10 सेंटीमीटर लिखा होता ना, 10 मतलब 0.1 मीटर, ये सब दिया हुआ है। सबको अगर इसमें पुट कर दें, मैं बोला कि बच्चों आज क्वेश्चन टफ है, मैं एक बार पहले से देख के आऊं, इसको जब रख के सॉल्व करेंगे बच्चा, तो आप टी की वैल्यू देखिएगा, आंसर आ रहा है 10,000 सेकेंड, इतना आएगा 10,000 सेकेंड, 10,000 सेकेंड आ रहा है बच्चों, 10,000 सेकेंड टाइम आएगा, इतना टाइम आएगा, इतना टाइम बाद एम्पलीट्यूड आधा, सॉरी ए नॉट बाई ई हो जाएगा। उसका एम्पलीट्यूड शुरू में अगर ए नॉट रहा तो ए नॉट बाई ई होने में टाइम लग जाएगा 10,000 सेकेंड, इतना टाइम ऑक्सीलेशन के बाद ये एम्पलीट्यूड की होगी स्थिति। अब हमें निकालना कि नहीं कितना ऑक्सीलेशन मारा है ना, ऑक्सीलेशन। ओके अब हमें निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इस डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालो बच्चों, फ्रीक्वेंसी इसमें पुट करो k बाई एम माइनस बी, बी की जगह वैल्यू डाल सकते हैं, बी की जगह कौन सा है, देखिए बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, बी बाई 2m, ये वैल्यू डाल के ओमेगा सॉल्व करिए। ओमेगा सॉल्व करने के बाद टाइम निकालेंगे, टाइम होता है 2 पाई बाई ओमेगा। इसको सॉल्व करके मैंने देखा है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बिकम 2 सेकेंड, कितना आ रहा है 2 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना आ रहा है 2 सेकेंड। पहले आप ओमेगा निकालोगे इस फार्मूले में डाल के, यहां पर सब कुछ गिवन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बच्चों। पहले यहां से ओमेगा निकाला, फिर हमने यहां से टाइम निकाला, टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड आया। अब बताओ 1000 सेकेंड, देखो 2 सेकेंड में एक ऑक्सीलेशन, तो 10,000 सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन बताओ, तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन का वैल्यू हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन का वैल्यू ध्यान रहे टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, एंड दैट इज इक्वल टू द 5000, आंसर इज 5000। तो 5000 आज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का है, आप सब देख सकते हैं बच्चों, फोकस कर लीजिए, इंटरेस्टिंग है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, लिखा कि a 20 Henry inductor coil is connected 10 ohm resistance in series as shown in the figure, 10 ohm resistance series as shown in the figure. The time at which the rate of dissipation of energy across the resistance is equal to the rate at which the magnetic energy is stored in the inductor. Okay. So बच्चों देखिए, रेट ऑफ एनर्जी का मतलब बेसिकली होता है पावर ना। तो सबसे पहले बताओ इस इंडक्टर में किसी टाइम पर जो करंट होगा उसका क्या फार्मूला होगा, करंट ग्रोथ का फार्मूला आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी आर बाई एल, ये फार्मूला होता है बच्चों, है ना, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में हमने इसे पुट कर दिया। अच्छा आई नॉट की वैल्यू भी आप सबको मालूम है, वो होती है ई बाई आर, आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है ई बाई आर, है ना। क्वेश्चन में वैसे ई दिया नहीं है, हम लोग यहाँ तक अभी समझ ई नॉट ई बाई आर। अच्छा बताइए, रेजिस्टेंस से जो पावर डिसिपेशन होता है वो कितना होता है बच्चों, रेजिस्टेंस के थ्रू पावर डिसिपेशन थ्रू द रेजिस्टेंस इज आई स्क्वायर आर। किसी भी टाइम पर देखेंगे तो ये पावर डिसिपेशन रेट ऑफ एनर्जी लॉस ना,
तो आई स्क्वायर आर इज द रेट ऑफ एनर्जी लॉस एट एनी टाइम टी, है ना, किसी टाइम टी पर ऐसा होगा। इट्स इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इंडक्टर के थ्रू एनर्जी लॉस क्या होगा? इंडक्टर के थ्रू, सॉरी, इंडक्टर में जो एनर्जी क्या होगा, रिस्टोर होगा, स्टोर। तो हाफ एल आई स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी, रेट निकालना तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अब आंसर आएगा यहां से एल आई डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर। ये इंडक्टर हो गया, ये रेजिस्टर हो गया। क्वेश्चन कह रहा कि जब दोनों इक्वल हो उस समय हमें फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम होगा जब दोनों इक्वल होंगे। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, बस खत्म कहानी। तो यहां से आएगा बच्चों एल आई डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो एक आई कट गया यहां से, सो डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर बाय एल। आई की वैल्यू पुट कर दो मेरे बच्चों, आई की वैल्यू हो जाएगी ई बाय आर ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर माइनस टी आर बाय एल, ये वाले वैल्यू हो जाएगी। ये इससे कट रहा है ना। हमें टाइम चाहिए बच्चों, टाइम चाहिए, तो हमने क्या किया, तो डी आई इज इक्वल टू लिखा यहां पर ई बाय एल 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन एल आर डी टी, लाइक दिस। ओके, क्लियर है? ऐसा लिख लिया हमने, है ना, समझ में आ रहा होगा सबको बच्चों ना। तो क्वेश्चन ने कहा कि भाई, अच्छा जस्ट अ मिनट, ये डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है बच्चों। ये यहाँ पे देखिए, हमें थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है मेरा। डी आई बाई डी टी ही रखो यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक काम करते हैं, उसे डिफरेंस करके डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, सीधा आंसर ही आएगा, क्या करना है कि नहीं। तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू ही रख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, ताकि हमें टाइम मिल जाए। तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, जरा देखो, डी आई बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करो मेरे बच्चों, आई नॉट कट जाएगा, यहाँ से आएगा आपका ई बाई आर। देखिए ई वाला तो जीरो हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, आएगा माइनस ऑफ ई का पावर माइनस टी आर बाई एल अपॉन, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है ना, माइनस ऑफ आर बाई एल, है ना, ऐसा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर आर कट जाएगा, आएगा ई बाई एल ई पावर माइनस टी आर अपॉन एल। ये आंसर आ रहा है, देखो यहां से डी आई बाई डी टी पुट कर दो इसमें बच्चा, तो पुट करेंगे तो आंसर आएगा ई बाई एल माइनस ऑफ टी आर अपॉन एल इज इक्वल टू ई बाई एल 1 माइनस ई पावर माइनस टी आर अपॉन एल। ई बाई एल कट जाएगा, इस टर्म को उधर ले जाइए, सो आएगा ई का पावर माइनस टी आर अपॉन एल इज इक्वल टू 1/2, ऐसा बच्चों। तो कह सकते हैं यहां से लॉग ले ले दोनों साइड, तो टी आर अपॉन एल इज इक्वल टू एल एन टू, सो टी इक्वल्स टू आएगा एल बाई आर एल एन टू, एल बाई आर एल एन टू, एल और आर की वैल्यू गिवन है, पुट कर दीजिए ना, एल बाई आर एल एन टू, एल बाई आर एल एन टू, मतलब 2 एल एन टू ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, एल बाई आर एल एन टू दिख लीजिए, ऑप्शन में आ रहा है एल बाई आर एल एन टू, एल बाई आर एल एन टू, दैट इज आंसर इज दिस वन। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बेहतरीन था, मस्त था ना, आज सारे क्वेश्चन बेहतरीन है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। लिखा यहां पर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्रॉस सेक्शन एरिया in a solenoid is fixed, however its length L is varied by adjusting the separation between the bindings. The inductance of the coil solenoid will be proportional to, देखिए, will proportional to, देखिए, the total number of turns in the cross section area in a solenoid is fixed. देखिए, अगर आप देखिए बच्चों, हमने कहा सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बात करें तो आंसर आता है म्यू नॉट एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट एन स्क्वायर, एरिया ए इज द एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ एल, ये फार्मूला होता है। अब बताइए, एन को कांस्टेंट कर दो, एरिया भी कांस्टेंट कर दो, लिखा है ना, देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन क्रॉस सेक्शन एरिया सोलेनोइड इज फिक्स, फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। म्यू नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये सब फिक्स हो गया, तो जो एल है वो लेंथ के साथ कैसे बदलेगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, 1 बाई लेंथ। किसके प्रोपोर्शनल हो बच्चों, 1 बाई लेंथ। ये आसान क्वेश्चन था, ये बहुत इजी था, हमने फटाफट सॉल्व कर दिया है ना, 1 बाई एल के प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है।
इंडक्टेंस ध्यान रहे किसके प्रपोज, सेल्फ इंडक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, आंसर आएगा 1/L, L इज द लेंथ हियर ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक है बच्चों, देखो लिखा द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। आरएमएस वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्टेशनरी चार्ज दिस वन, अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है ना, वो पता है उस चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स पीरियोडिक होगा, क्योंकि ध्यान है ईएम वेव है, ईएम वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑक्सीलेट करते हैं, क्लियर ना। और जब दोनों ऑक्सीलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट करेगा, तो इसके ऊपर लगने वाला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाने ही, स्टेशनरी चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा होगा, ध्यान रहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा होगा वो फोर्स का आरएमएस वैल्यू चाहिए। कौन सा वैल्यू चाहिए, आरएमएस वैल्यू। एक काम करते हैं बच्चों, पहले फील्ड तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो दिमाग लगा के हमने एक काम किया, हमने निकाला यहां पर कि नेट ये आपका बी नॉट फील्ड, देखिए ये जे और ये आई है, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये हम लोग पीक वैल्यू ले रहे हैं, एक बी वन है और एक बी नॉट है, तो बी नॉट का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर है ना, वैल्यू डालो मेरे बच्चों। सो इट इज बी नॉट इज 9, ध्यान रहे बच्चों, ये अभी काम करिए, -6 है ना, ये भी -6 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 30 ना, तो 900 प्लस 4 इंटू 10 का पावर -6 लाइक दिस, रूट ओवर 904 इंटू 10 का पावर -6, ये बी नॉट आ गया। हमें मालूम है सिंस ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू होता है सी, सो दिस ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों 3 इंटू 10 पावर 8 multiplied by b naught root over 904 multiplied by 10 power minus 6, and finally it is 3 root over 904 into 10 का पावर 2 है ना, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सो नेट फोर्स मतलब एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू ई नॉट, क्यू का वैल्यू है 10 पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू रूट ओवर 904 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2, यहां से आंसर आएगा बच्चों 3 इंटू रूट ओवर 904 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -2 न्यूटन, दिस इज ओके, ये आया। सो यहां से थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, है ना, ये तो हमने फोर्स निकाल लिया, लेकिन हमें चाहिए एफ का आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है बच्चों, एफ नॉट अपॉन √2, इसको मतलब √2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 3 इंटू रूट ओवर 904 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -2 डिवाइडेड बाई √2, ये। सो देखते हैं कितना आंसर आना चाहिए वैसे बच्चों। सो ऊपर की बात अगर हम करें ना, तो देखिए ये करीब 30 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो 30 इंटू मतलब कह लो लगभग 90-91 ऐसे कुछ ना, ठीक है, तो 90 पॉइंट, मान लो 90 पॉइंट हमने कहा ऐसा कुछ 6 आया बच्चा ना, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो गया √2, 10 पावर 2 अगर हटा देंगे, 10 पावर -2 है ना, वो भी हटा दो, तो आएगा 0.906 डिवाइडेड बाई लगभग आएगा 1.414 लाइक दिस ना, तो ये करीब लगभग, ध्यान रहे अगर अप्रोक्सीमेशन देखें तो ये 0.6 के आसपास ही आ रहा है ना, 0.9 तो हो नहीं सकता, 0.6, तो आंसर आएगा 0.6 न्यूटन, आरएमएस वैल्यू आएगी 0.6 न्यूटन। तो पहले एफ नॉट निकाला, फिर आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ध्यान रहे अगर कोई साइनोसाइडल ऑक्सीलेशन हो रहा है तो उसमें आरएमएस वैल्यू होती है पीक वैल्यू अपॉन √2, क्या होती है, पीक वैल्यू अपॉन √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बेसिक ऑब्जर्वेशंस लेना है, आप कर पाएंगे, ऐसा मुश्किल काम नहीं है, जैसा कि मेरे को दिखाई दे रहा है, ये देखिए लिखा कि अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट, दिस वन, आई की वैल्यू कितनी है बेटा, के टी ई पावर -α_t, के की वैल्यू 0 से ज्यादा है, फंक्शन ऑफ टाइम t ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ये टाइम के साथ है ना वैसे वैरी कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज में करंट है ना पॉजिटिव, काउंटर क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव मानोगा, लिखा अ सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ रेडियस 2r इज प्लेस्ड इन द क्वाड्रेंट, द सोलेनॉइड कनेक्टेड, देखिए करेक्टली डिपेक्टेड द फंक्शन, देखिए इंड्यूस करंट की बात कर रहा बच्चों, ऐसे देखिए मैंने कहा कि लेट, ये मान लो कोई सोलेनॉइड है ना, ये एक सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड लाइक दिस,
इसमें एक कॉइल ऐसे रख दिया गया, ये कॉइल है, ठीक है बच्चा। तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर, ये होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। जब फ्लक्स इस लूप से पास कराने की बात करेंगे तो एरिया हम लोग सिर्फ इसी का यूज करेंगे, किसका, सोलेनाइड का। तो जो टोटल फ्लक्स पास करेगा इस लूप में वो कितना होगा, B इंटू ए मीन्स म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा, ये फाई। सो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। सो यहां से म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर डी फाई बाई डी टी, तो माइनस ऑफ, चलो माइनस यहाँ ले लो बच्चों, यहाँ लिखा डी बाई डी टी इंटू यहाँ आई की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, आएगा माइनस ऑफ म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर, आई की वैल्यू यहाँ डालेंगे बच्चों तो आएगा के टी को बाहर किया, इसको डिफ्रेंशिएट, माइनस ऑफ अल्फा टी माइनस अल्फा प्लस के एंड ई पावर माइनस अल्फा टी को बाहर किया, टी का हो जाएगा 1, डिफ्रेंशिएशन कितना होगा टी का 1, एक को बाहर के दूसरे बाहर पहले डिफ्रेंशिएट, है ना, ये माइनस साइन भी बाहर है, अंदर ले जाइए माइनस साइन, आएगा म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा के प्लस हो जाएगा तो आएगा के अल्फा टी ई पावर माइनस अल्फा टी, चलो ई अल्फा टी को बाहर कर लेते हैं, यहाँ आएगा -1 ई पावर माइनस अल्फा टी लाइक दिस ना, ये आया ईएमएफ का वेरिएशन। तो करंट निकालने के लिए I इक्वल्स टू ई बाई आर इज द रेजिस्टेंस हियर, आर डैश मान लो, आर डैश रेजिस्टेंस हो गया ना, ये हो गया करंट। तो करंट का वेरिएशन कुछ इस तरह से है, व्हेन t इक्वल्स टू 0, व्हेन t इक्वल्स टू 0, 0 पुट करो मेरे बच्चों, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो माइनस में आएगा करंट। t इक्वल टू 0 पे माइनस में करंट, देख लो t इक्वल टू 0 पे माइनस में करंट आ रहा है, माइनस में ऑप्शन। फिर आप देख सकते हैं कोई ना कोई ऐसा टाइम जरूर आएगा जब करंट क्या हो जाएगा 0, कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी तो करंट क्या हो जाएगा 0। फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, टाइम के साथ बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कर देंगे तो करंट की वैल्यू घटने लगेगी। और ये जो एक्सप्रेशन है वो इस पहले ही ग्राफ को कह रहा कि यही ग्राफ होना चाहिए और कोई दूसरा ग्राफ नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को जरा देखिए बच्चों ध्यान से, है ना। इसमें क्या लिखा है कि एक फिगर शोज अ स्क्वायर लूप, ये है स्क्वायर लूप जिसमें साइड लेंथ 5 है। देखिए ये स्क्वायर लूप है तो ये वाला लेंथ भी 5 ही होगा, विच इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ये नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस जिससे कनेक्टेड है। द होल सेटअप इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, पूरा सेटअप राइट की तरफ मूव कर रहा है, स्पीड दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट सम इंस्टेंट द पार्ट ऑफ एल इज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इंस्टेंट पे एक एल का कुछ पार्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड में है। अच्छा, फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला है, ध्यान रख, फील्ड की वैल्यू है 1 टेस्ला बच्चों, फील्ड की वैल्यू है 1 टेस्ला, ये लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। रेजिस्टेंस ऑफ द एल, इस लूप का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लूप का रेजिस्टेंस 1.7 ओम। द करंट इन द लूप एट दैट इंस्टेंट विल बी, लूप में कितना करंट होगा, ये भाई जो भी करंट होगा ध्यान रहा ये सब में करंट पास करेगा सब में। तो सबसे पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालो, ईएमएफ होगा BLV, क्योंकि मोशन कर रहा है और ये कंडक्टर लाइंस को कट कर रहा है, तो BLV। B की वैल्यू 1 टेस्ला, L का वैल्यू है 5 इंटू 10 पावर -2 एंड V की वैल्यू है 1 इंटू 10 पावर -2। फाइनली आंसर इज 5 इंटू 10 का पावर -4, ये हो गया वोल्ट। करंट I की वैल्यू अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यहां देखते हैं टोटल क्या होगा, 1 2 1 2, ओके 1 2 1 2, मतलब ये गायब हो गया, क्यों बच्चों, विस्टोन ब्रिज 1 2 1 2, विस्टोन ब्रिज गायब, तो गायब हो गया, तो 2 2 सीरीज में 4 1 1 2, ये 2 और ये 4, दोनों का क्या रिजल्ट आएगा, इक्विवेलेंट, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 और इट इज 4/3, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.3, ऐसा कुछ 1.3 अप्रोक्सीमेटली। उधर कितना है 1.7, सो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस बिकम 1.7 प्लस 1.3 एंड इट इज 3 ओम। सो आंसर बिकम 5/3 इंटू 10 का पावर -4 एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 का पावर
-6, so it is 160, sorry 1 -4, so 167 into 10 का पावर -6, 167 माइक्रो एम्पियर, 167 माइक्रो एम्पियर है ना, 167 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये 167 माइक्रो एम्पियर कोई मैच नहीं कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर अगर बात करें तो कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आंसर कितना है बच्चों, 170 माइक्रो एम्पियर, मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर लिया, दैट इज 170 माइक्रो एम्पियर। ओके एवरीवन, द लास्ट क्वेश्चन इज, देखिए आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज देखिए फोकस करिए, कंसीडर LR सर्किट शोन इन द फिगर, इफ द स्विच S इज क्लोज एट t इक्वल टू 0, t0 पे स्विच को क्लोज करते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू द बैटरी, ओके इस टाइम में बैटरी से कितना चार्ज पास करेगा, ओके चार्ज पासेस पूछा है, स्विच क्लोज करेंगे बच्चों अगर हम लोग, तो किसी भी टाइम पर करंट कितना होगा, है ना, करंट I इक्वल टू हो जाएगा E बाई आर 1 माइनस ई पावर माइनस टी आर बाई एल, ये करंट ग्रोथ का फार्मूला लगा दिया हमने, किसी भी टाइम पर करंट का फार्मूला ये होगा, ओके ये हो गया करंट। चार्ज क्या होता है शायद आपको पता हो बच्चों, डी क्यू इक्वल्स टू होता है आई इंटू डी टी, सो टोटल चार्ज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके एल बाई आर, आई की वैल्यू हो जाएगी ई बाई आर 1 माइनस ई पावर माइनस टी आर बाई एल इंटू डी टी, ओके बस ये इंटीग्रेट करिए, गेट द आंसर, सो दिस चार्ज इक्वल्स टू ई बाई आर, ओके इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा इसका t माइनस ऑफ ई पावर माइनस टी आर बाई एल अपॉन माइनस ऑफ आर बाई एल 0 से l बाई आर, ओके सो फाइनली दिस q इक्वल्स टू e बाई आर ब्रैकेट में t प्लस l बाई आर, l ऊपर चला गया बच्चों, e का पावर माइनस टी आर बाई एल, 0 से लेके L बाई आर ना, ये तो 0 से लेके L बाई आर, पुट कर दीजिए टाइम, सो द चार्ज फ्लो इक्वल्स टू E बाई आर अपर लिमिट L बाई आर प्लस L बाई आर E का पावर -1, देखिए यहां पर पुट करेंगे L बाई आर कट जाएगा -1, एक ब्रैकेट में ये होगा माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 प्लस L बाई आर, ओके बच्चा L बाई आर कट जा रहा है, यहां से आंसर आएगा Q इक्वल्स टू E बाई आर इंटू L अपॉन आर, E पावर -1 मतलब E नीचे हो जाएगा, सो फाइनली आंसर बिकम चार्ज फ्लो EL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू E, वैसे E की वैल्यू लगभग 2.7 होती है बच्चों, सो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, क्लियर है ना, तो ये आंसर है EL अपॉन 2.7 आर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके एवरीवन, थैंक यू बच्चों, तो यहां तक क्वेश्चन कर लिया, अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आता हूं, ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू बच्चों, ओके थैंक यू।